Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनके पति ने उनके साथ रेप कर दिया, अधेड़ पति था उनका, उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया, डाकू उनको उठाकर ले गए, फिर डाकुओं ने उनके साथ गलत काम किया, रेप किया। और इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। ये उनका पूरा जीवन का घटनाक्रम बोला जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये देश से पूछना चाहता हूँ कि छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, तो शादी क्या ठाकुरों ने की? वो तो उनके माता पिता ने की, उसके जिम्मेदार उनके माता पिता हैं। उनका पति ने जो अधेड़ उम्र का था, छोटी बच्ची से रेप किया, तो उनका पति तो उन्हीं के समाज का था, माता पिता ने उससे शादी की थी, उसके जिम्मेदार भी उसका पति और उसके माता पिता हैं। ज़मीन पर कब्जा किया उनके, तो वो उसके सगे जो चाचा थे उसके बच्चों ने कब्जा किया, वो भी उनके पारिवारिक प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से वो जेल भी गई पहली बार। फिर जो है डाकू विक्रम मल्ला जो था वो उनको उठाकर ले गया, तो वो भी उन्हीं के समाज का जो है डाकू था, और डकैत भी उसने विक्रम मल्ला ने उनको बनाया। मेरा आपके माध्यम से पूरे देश को ये चैलेंज है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो उन्होंने जिन लोगों की हत्या की है उनमें कोई जो है डाकू हो या कोई जो है रेपिस्ट हो, तो मैं अपने पास से उसको 50 लाख रुपए दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए पहली बात तो यह है कि 22 लोग नहीं मरे थे, 20 लोग मरे थे, और मरने वालों में सभी ठाकुर नहीं है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज न्यूज तक के न्यूज रूम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका नाम है शेर सिंह राणा। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रमुख हैं और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्र से ही अपना उम्मीदवार भी उतारे हैं। इनकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। इन पर एक फिल्म भी आ रही है जिसका नाम है शेर सिंह राणा, अगर गलत नहीं है हम तो, जिसमें विद्युत जामवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन इनकी कहानी क्या है, दिलचस्प, ये बताने से पहले इस पर हम बातचीत करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ आपको एक एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शेर सिंह राणा जी का न्यूज़ तक में स्वागत करते हैं। और राणा जी, आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। पहले जी बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज़ तक के सभी दर्शकों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं शेर सिंह राणा जी कि क्या अभी जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है वो है राजपूतों को लेकर विवाद जो छिड़ा हुआ है कि पुरुषोत्तम रूपाला हैं, बीजेपी के अभी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अभी उम्मीदवार हैं राजकोट से। उन्होंने राजपूतों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो राजपूत समाज है उनका अंग्रेजों और पुराने अगर इतिहास को देखें तो बेटी और रोटी का संबंध रहा है दूसरे से, जैसे अंग्रेजों से या उससे। उसके बाद विवाद हो गया। इस पर आप क्या कहते हैं कि ये कितना विवाद में सही है, गलत है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, उनकी ये जो बयान है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरे देश के हर समाज को ये समझना चाहिए कि देश के लिए क्षत्रिय समाज ने बहुत बलिदान दिया है, बहुत बड़ा त्याग किया है, क्योंकि वो एक तरीके से देश के सोल्जर्स थे। जैसे आज आर्मी है, तो इसी तरह की वो एक क्षत्रिय जो है वो एक आर्मी का रूप थे, और वो देश की सुरक्षा के लिए काम करते थे। अगर रूपाला जी का ये बयान हम सुने तो मैं देश को ये एक ऑफर देता हूँ कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई राजपूतों ने बहुत मजा किया, राजा थे, तो मैं सबको ये ऑफर देता हूँ कि आप सबको राजा जैसी सुविधा दी जाएगी, आप सभी को जो है लाखों करोड़ों रुपया दिया जाएगा, ताकत दी जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आपको आएगा कि 40 साल तक ये सब सुविधा भोगने के बाद, राजा वाली 40 साल के बाद आपकी गर्दन काटी जाएगी, आपकी जो माता बहनें हैं, आपकी बीवी है, उनके साथ रेप किया जाएगा, और बच्चों की हत्या आपके सामने की जाएगी। क्या देश का कोई भी व्यक्ति 40 साल ये सुविधा लेने के बाद ये दिन देखने के लिए तैयार है? या चलिए 40 साल नहीं, आप पूरा जीवन राजा वाला जीवन जिए, आपका बेटा भी जिए, लेकिन आपका जो पोता होगा उसके साथ ये सब घटनाएं की जाएंगी, उसकी हत्या की जाएगी, बच्चों के साथ रेप किया जाएगा, उनकी हत्या की जाएगी। तो क्या कोई तैयार है? मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार होगा। लेकिन आप बताइए, क्या देश के अंदर कोई भी जो डायनेस्टी है उसका अंत ऐसे ही नहीं हुआ? ये दिल्ली में हम बैठे हैं, इस दिल्ली पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजा महाराजा सम्राट बन के बैठे थे। लेकिन एक दिन गौरी ने उनको धोखे से हराया, उनको बंदी बनाकर उनको अंधा करके जो है 14 वर्ष तक कारावास में रखा। उनके बीवी के साथ, उनके परिवार के साथ जो कुकर्म किया गया वो सब जो लोग जानते हैं। तो हर डायनेस्टी का, हर राजा का एक दिन इसी तरह से देश की रक्षा करते हुए, समाज की रक्षा करते हुए अंत हुआ है। तो जो लोग देश की जो अलग जाति के हमारे भाई हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि राजपूतों ने बहुत मजा किया है, तो उन्होंने प्राणों की आहुति भी दी है आपके लिए, उसका भी आप थोड़ा सा जिक्र किया कीजिए। तो रूपाला जी की जो टिप्पणी है उसके पीछे एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि बीजेपी ने ये मन बनाया हुआ है कई वर्षों से कि क्षत्रिय समाज को जितना निचोड़ना था नींबू की तरह, उतना निचोड़ लिया है और अब इनको अपने से दूर करो। क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि भाई ये तो राजपूतों की पार्टी है। तो बीजेपी का मन ये है कि ये टैग किसी तरह से हटे और जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित हों और हमारी पार्टी से वो जुड़ें। जब बीजेपी ने उनको अप्रोच किया दलित और पिछड़े समाज के नेताओं को, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए वहां पे जगह कहाँ है, आप तो राजपूतों की पार्टी हो, राजपूत लोग ज्यादा हैं। तो बीजेपी ने उनके टिकट कम किए, उनकी पावर कम की पार्टी के अंदर। और जब उससे भी विश्वास नहीं हुआ दलित और पिछड़े समाज के भाइयों को, तो अब बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा कि ऐसा माहौल क्रिएट कराओ कि ये राजपूत समाज खुद ही धरना प्रदर्शन करें और खुद ये कहें कि भाई बीजेपी ने हमें ठग लिया, बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है। जिससे कि जब दलित और पिछड़ा देश का ये देखे, ये सुने, तो वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो, वोट बैंक के रूप में भी। क्योंकि बीजेपी के बहुत प्रयास करने के बाद भी दलित भाई और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, या तो वो कांग्रेस के वोटर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाए हुए हैं। तो बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है, पहले राजपूत समाज का संबंध, रिलेशन दलित और पिछड़े समाज से खराब करा दिया, इतिहास चोरी करा के या कुछ और मुद्दों पर, और अब राजपूतों को दूर कर रही है जिससे कि पिछड़े उनकी तरफ आ जाएं। क्योंकि उनकी आबादी देश में जो है वो 50+ है। लेकिन मैं अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे भाई हैं, आज आप इनके षड्यंत्र में आएंगे, ये एक दिन आपको भी नींबू की तरह निचोड़ के और फिर आपकी भी बेइज्जती करेंगे, आपके अधिकारों का हनन करेंगे। इसलिए आप इनके बहकावे में मत आइए। और क्षत्रिय समाज को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, ये मन बना चुके हैं आपका अपमान करने का, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी पार्टी झंडा बनाइए जिससे कि आप अपने अधिकारों की भी रक्षा कर सकें और 36 बिरादरी के अधिकारों की भी रक्षा कर सकें। तो मतलब ये आपके अनुसार से ये कि बीजेपी के जानबूझ के उन नेताओं को बोला गया, रूपाला को, कि आप क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान दीजिए। बिल्कुल, इसीलिए इतना बड़ा। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भी तो वोट चाहिए ना, बीजेपी को तो वे वोट चाहिए, तो ये नुकसान क्यों झेलेगी बीजेपी? देखिए, राजपूत समाज का वोट बैंक है देश में मुश्किल से 7 से 8%, जबकि हमारे जो पिछड़े समाज के भाई बंधु हैं उनका जो वोट बैंक है वो है अबाउ 50%। तो इन्होंने पहले क्षत्रिय समाज की इमेज ऐसी क्रिएट करी कि भाई क्षत्रियों के आपस में एक तरीके से दुश्मन है पिछड़ा समाज। फिल्मों ने ऐसा वातावरण बनाया, राजनेताओं ने ऐसा वातावरण बनाया, और अब ये दलित पिछड़ों को ये दिखा रहे हैं कि देखो हम इन राजपूतों को अपने से दूर कर रहे हैं, तो आप हमारी तरफ आइए। आप देखिएगा रूपाला जी के दिए हुए ये बयान हो या कैथल हरियाणा में इतिहास चोरी का प्रकरण हो, आए दिन अलग अलग जो जाति समूह हैं उनसे राजपूतों के संबंध जानबूझकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा खराब किए जा रहे हैं। और ये एक षड्यंत्र है जिसको मैं निजी रूप से तो करीब 6 साल पहले ही भाप गया था, और मैंने समाज में तभी से ये एक आंदोलन भी चलाया हुआ है। मैं लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि भाई बीजेपी आपको जितना निचोड़नी थी निचोड़ लिया है, अब आपको ये आपसे दूरी बनाएगी, आपकी इमेज खराब करके, और इमेज खराब करवाएगी अपने नेताओं से, जिससे कि आप इनसे भागे यहाँ से और दूसरा वर्ग इनकी तरफ आकर्षित हो। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई इनको वोटों की जो चिंता है, अब इनको उस राजपूत के वोट की चिंता से ज़्यादा जो है, जो हमारे जो दूसरे जो समाज के वोटर हैं
उनकी ज़्यादा चिंता है, इसीलिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि एक जाति समूह को नीचा दिखा के अगर आप किसी को खुश करना चाह रहे हैं तो एक दिन मैं बता दूं कि उनको जिनको खुश करना चाह रहे हैं उनके साथ भी ये एक दिन ऐसा ही करेंगे। तो क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस भी यही आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जातिवाद, धर्म, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जाति की ही राजनीति करती है, इसीलिए आज बीजेपी इतनी ताकतवर होने के बाद भी 39 राजनीतिक दल 39 राजनीतिक दल अपने एनडीए में शामिल करके बैठी है। 39 की 39 पार्टियां प्योर जाति के आधार पर बनी है, चाहे वो हम पार्टी हो बिहार की जो कि जीतन राम मांझी जी ने बनाई है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो रामविलास पासवान जी द्वारा, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की हो आरएलएसपी, चाहे वो जो है वीआईपी पार्टी हो मल्ला समाज की, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो कुर्मी समाज की, चाहे वो यूपी में निषाद पार्टी हो संजय निषाद जी की, चाहे वो पटेलों की अपना दल हो अनुप्रिया पटेल जी की, चाहे वो ओपी राजभर जी की पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी पार्टी हो, ये और अनेक राजनीतिक दल जो ये 39 पार्टियां हैं ये सब प्योर जाति के आधार पर बनी हुई हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक खत्म करने के लिए देश से ये बीजेपी ने ही षड्यंत्र करके 20-30 साल पहले बनवाई थी, क्योंकि बीजेपी ने जब प्रयास किया कि किसी तरह से जो कांग्रेस का वोट बैंक है दलित का, पिछड़े का, मुस्लिम का, ये उनकी तरफ आए, जब नहीं आया तो उन्होंने जो है कांग्रेस के ही कुछ लोगों के ऊपर हाथ रख के उस दौरान जो है फंडिंग की और पीछे हाथ रखा और ये अलग अलग राजनीतिक दल बना दिए। और जो वोट डायरेक्ट बीजेपी को नहीं मिलता था इन्होंने एनडीए बनाकर उनको अपने साथ ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम वोट बीजेपी के पास नहीं आता लेकिन जेडीयू के पास आता है, तो क्या हुआ, जेडीयू को उन्होंने एनडीए में ले लिया। तो फिर आरजेडी भी तो है, आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ है, आरजेडी हुआ। और जिस वीआईपी की बात कर रहे थे वो वीआईपी सैनी अब चले गए इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया में भी तो बिल्कुल देखिए दोनों की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस गठबंधन इसलिए करती है कि उनका वोट बैंक ना बटे, वोट बैंक बटे ना, क्योंकि जितने भी देश में राजनीतिक दल बने हुए हैं वो सब कांग्रेस के वोट बैंक से बने हुए हैं। अगर मैं आज आपसे ये प्रश्न करूं कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी कौन सी है, तो एक आम व्यक्ति कहेगा कि बीजेपी है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी उसकी समाजवादी पार्टी है जो उसकी सहयोगी दल भी है। कैसे? अगर कल को समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए तो समाजवादी का जो वोट बैंक है वो किस में जाएगा वापस? वो वापस कांग्रेस में जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी के खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती ही नहीं है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये खत्म हो। सिर्फ बीजेपी क्या चाहती है कि इनको इतना मजबूत ना होने दिया जाए कि ये सत्ता में आ जाएं, लेकिन खत्म ना हो। इसी कारण से लोक जनशक्ति पार्टी को मोदी जी ने 5 सीट दी। सबको पता है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़े तो वो गांव के सरपंच का भी, प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते। और ये आपने देखा बिहार जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो लोक जनशक्ति पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। तो जो कोई भी सीट नहीं जीत पाई, आप उसको 5 लोकसभा की सीट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि अगर हम इसको खड़ा करके नहीं रखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो वो जो पूरा जो वोट बैंक है वो वापस अपने मूल पार्टी में चला जाएगा, यानी कि कांग्रेस में चला जाएगा। तो देश को कठपुतली की तरह बीजेपी जो है वो चला रही है। कांग्रेस इस षड्यंत्र को नहीं समझती है, इसीलिए जो है वो मजबूर होती है कि इसका वोट बैंक ना बटे तो वो इन पार्टियों को अपना सहयोगी दल बनाती है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है कांग्रेस ने, तो आम आदमी के पार्टी के पास किसका वोट है? सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का है। अगर कल को आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाती है तो वो वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा और फिर कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो शीला दीक्षित जी के समय में थी, यानी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी? तो बीजेपी किस रणनीति पे काम करेगी कि कुछ वोट कांग्रेस के पास रहे और कुछ वोट आम आदमी पार्टी के पास रहे, कुछ वोट आरजेडी के पास रहे, कुछ कांग्रेस के पास रहे, जिससे कि एक के पास आने से वो सत्ता के ज्यादा नजदीक भी ना पहुंचे और उनका वोट बैंक
बटा रहे। तो क्या अभी का जो ये आप इसे प्रदर्शन कहिए, विरोध प्रदर्शन कहिए, एक तरह से छोटे मोटे आंदोलन कहिए, जो राजपूत समाज उखाड़ रखे हैं, इसका गुजरात के अलावा, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला कि ये सारे राजपूत समाज एक इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है लेकिन रूपाला से है। मतलब जैसे यूपी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं योगी से बैर नहीं, मतलब उसके रूपाला की खैर नहीं, तो फिर ये बीजेपी से बैर भी नहीं है, रूपाला की एक से, अगर पूरी पार्टी से होती तो रूपाला को नहीं कहते कि आप सिर्फ उसका नामांकन वापस ले लो तो फिर हम उसे हम छोड़ देंगे या वो कर देंगे। देखिए, ये जो बयान है, ये इस तरह के बयान वो लोग दे रहे हैं जो बीजेपी से या तो वो पदाधिकारी के रूप में जुड़े हुए हैं या फिर कोई सामाजिक संगठन चलाते हैं तो वो बीजेपी के नेताओं के इशारों पे चलाते हैं। लेकिन अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज सिर्फ रूपाला के बयान से पीड़ित नहीं है। हमने हर जगह, मैं खुद गुजरात था 3 दिन और मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और मैंने ये बात बोला कि ये कोई पहली घटना नहीं है रूपाला जी वाली और ये कोई आखिरी घटना भी नहीं है, क्योंकि आज रूपाला जी ने कहा है तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई अपशब्द समाज के लिए किसी दूसरे ने नहीं बोले थे और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं बोलेंगे। तो ये समस्या परमानेंट है क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। तो जब स्ट्रेटेजी बन जाती है तो वो तो इसका परमानेंट ही आपको हल निकालना पड़ेगा। समाज का दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षत्रिय समाज में कुछ लोग चीयर लीडर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि एक क्रिकेट का जब मैदान होता है उसमें वहां पर 3 तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक होते हैं ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी, एक होते हैं ग्राउंड के परिधि के बाहर जो है चीयर लीडर्स, और एक उससे बाहर जो है पवेलियन में बैठे रहते हैं वो होते हैं दर्शक। तो देश की जनता तो है दर्शक, और जो क्षत्रिय समाज के जो कुछ सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं वो चीयर लीडर्स का काम कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हरा दो, इसको जिता दो, इसको हरा दो, इसको जिता दो, और खिलाड़ी नहीं बन रहे हैं। तो हमने समाज से आह्वान किया कि भाई आप जो है खुद खिलाड़ी बनिए, खुद अपना राजनीतिक दल बनाइए और खुद उसके प्रत्याशी लड़ाइए और उसको जिताइए और अपने अधिकार सुरक्षित कीजिए और 36 बिरादरियों के अधिकारों की भी बात कीजिए पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभाओं में बैठ के। लेकिन अभी कुछ जो चेयर लीडर्स हैं, सबको पता है कि चेयर लीडर्स जो हैं वो फंड जो उनको हायर करता है उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो 3 बार माफी भी मांग चुके हैं रूपाला जी, कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली। बड़े बड़े दिग्गज हैं, राजनाथ सिंह भी बोले कि चलो माफ कर देते हैं, माफ कर दीजिए। जी, देखिए, रूपाला जी की माफ़ी और रूपाला जी का स्टेटमेंट दोनों ही एक टेस्टिंग पॉइंट है कि भाई पहले कुछ बोलो, फिर जैसे नहीं टेस्टर से करंट चेक करते हैं कि भाई कितना करंट है। करंट जो है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कहो सॉरी, अगर थोड़ा मीडियम रहे तो जो है कहो कि भाई चलने दो ऐसे ही। तो फिर राजपूतों का करंट कैसे चेक होगा, कैसे पता चलेगा? अभी वो भी तो कह रहे हैं कि माफी मांगेंगे तो हम छोड़ देंगे, ये करेंगे, माफ कर देंगे, ऐसा नहीं। माफ़ी तो देखिए, माफ़ी मांगने का भी एक तरीका होता है, और मैंने आपसे बताया कि शेर सिंह राणा की या हमारे जो विचार पे चलने वाला व्यक्ति है, हमारी नाराजगी सिर्फ जो है रूपाला जी से नहीं है, हमारी नाराजगी बीजेपी के स्ट्रेटेजी से है। और वो स्ट्रेटेजी ये है कि आपने हमारे समाज को नींबू की तरह निचोड़ा, हमारे संबंध दूसरे जातियों से जानबूझ के खराब किए, हमारा इतिहास चोरी करवाया, और अब आप हमें बाहर छोड़ रहे हैं। तो लेकिन हमने क्योंकि उसके लिए पहले ही तैयारी की हुई थी, और ये जो आज क्षत्रिय समाज जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसकी जरूरत पड़ती ना अगर हम अपनी पार्टी अपने झंडे पर 6 साल पहले ही ठीक से चल पड़ते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब समाज हमारे साथ भी भारी संख्या में जुड़ रहा है। आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, तो लोग अब अपनी पार्टी की तरफ आ रहे हैं कि भाई अगर आज हमने बीजेपी की जगह कांग्रेस को जितवा दिया, या कहीं पर समाजवादी पार्टी को जिता दिया, या बसपा को जिता दिया, तो ये कौन सा समाज के सगे हैं? आज बीजेपी के किसी नेता ने बोला है, कल को अखिलेश जी भी बोल देंगे, कल को मायावती जी भी बोल देंगी, और बोला हुआ है पहले, कल को जो है कांग्रेस का कोई नेता बोल देगा। तो आप कब तक जो है चेयर लीडर्स की तरह काम करोगे कि इस बार इसको जिताओ, इस बार इसको हराओ, इस बार इसको जिताओ, इस बार इसको हराओ?
इससे पता चलता है कि समाज भटकाव के रास्ते पे है। और एज ए नेता मेरा धर्म है कि मैं विजन को समझूं और उनको लंबे रास्ते पर लेके जाऊं, जिससे उनकी तरक्की हो और उनका अपमान ना हो। आपकी पार्टी भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, वो भी तो उत्तराखंड में कांग्रेस से गठबंधन किए कुछ सी। देखिए कैसे हुआ है गठबंधन? जी, देखिए हमने हर सीट पर चुनाव लड़ने का जब फैसला किया कि भाई नहीं लड़ेंगे, तो हमने मुद्दों के आधार पे किसी किसी पार्टी को समर्थन देने का जो है वो निर्णय लिया। तो हरिद्वार लोकसभा पर हमने बेरोजगारी मुद्दे पर हम 4 वर्षों से काम कर रहे थे। हमारा मुद्दा ये था कि उत्तराखंड में एक कानून बना हुआ है कि वहाँ के जो मूल निवासी बच्चे हैं उनको 70% रोजगार मिले। ऐसा कानून 15 साल पहले बना हुआ है, लेकिन उसको किसी ने लागू नहीं करवाया। वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बाबा रामदेव की है, वहाँ पे बिरला की है, और भी कई प्लांट हैं। लेकिन अगर आप किसी में भी, हमने आरटीआई से जानकारी भी हासिल करी, तो सिर्फ 25 से 30% लोग ही लोकल बच्चे थे। इसके अलावा बाहर के बच्चे वहाँ पर जॉब करते हैं। तो जब कानून बना हुआ है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? तो इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया, उसका कोई निर्णय नहीं लिया। तो हमने एक लेटर लिखा अभी 20 दिन पहले कांग्रेस को, बीजेपी को, बसपा को, कि जो भी हमारे इस मुद्दे पर हमारी सहमति प्रकट करेगा, हमारे लिए लागू करेगा इसको, तो हम जो है उसको समर्थन देंगे। तो उधर से सिर्फ वीरेंद्र रावत जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका हमारे पास लिखित में लेटर आया और वीडियो भी बनाया उन्होंने कि मुझे ऐसा खत प्राप्त हुआ, और अगर मैं सांसद बनता हूं हरिद्वार का, तो मैं जो कानून बना हुआ है सांसद बनने के बाद उसको जुकातू लागू कराऊंगा हर फैक्ट्री पर। और अगर ऐसा होता है तो हरिद्वार के अंदर एक भी परिवार, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास रोजगार ना हो। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। बच्चों को गुजरात जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। तो उनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। उस फैक्ट्रियां जो वहाँ पे लगी हैं, ये कानून इसलिए बना था कि इन फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकलता है, जो वहाँ पे ज़मीन एक्वायर हुई है, जो वहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं, जो वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, तो वो लोकल बच्चे वो समस्या को झेलते हैं। तो इसलिए वो हमारे पक्ष में वो कानून बना था बच्चों के, तो उसको लागू भी तो कराया जाए। लागू सांसद बन के करा सकता है कोई। तो बीजेपी ने, त्रिवेंद्र रावत जी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने शर्तों के साथ सिर्फ हरिद्वार लोकसभा के लिए उनको समर्थन दिया। बाकी दूसरी जगह पर कहीं पे कांग्रेस हारे, बीजेपी हारे, समाजवादी हारे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, अपना घर अपना झंडा। ना किसी के अधिकार को छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो आपकी पार्टी कहाँ से इस बार के लोकसभा चुनाव में किस किस सीट से उम्मीदवार उतर रही है? देखिए, सबसे जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली पर हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक सीट तो है नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ से मनोज तिवारी और जहाँ पे मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ से आरजेपी की जो प्रत्याशी हैं, वहाँ से 10 साल सांसद रहे हैं BL शर्मा जी, जो कि राम मंदिर के भी सबसे बड़े योद्धा थे। और आपने देखा होगा, एक फोटो बहुत प्रचलित होती है, प्रभु श्री राम की जो रामलल्ला जी की मूर्ति है वो गोद में उठा के जा रहे हैं। तो वो 10 साल यहाँ से सांसद रहे हैं भाजपा से। तो उनकी जो बिटिया है वो भाजपा छोड़कर आरजेपी से, हमारी पार्टी से नॉर्थ ईस्ट के जो है प्रत्याशी हैं। और मुझे विश्वास है कि उनके फादर ने जितना काम किया है और जो हमारी पार्टी का वहाँ पे संगठन का ढांचा है, वो सब पर हम काम करेंगे तो वो इस चुनाव को जीतेंगी, मनोज तिवारी जी को और कन्हैया कुमार को हराएंगी। दूसरी सीट हमारी रोहतक की है, जहाँ से हमारे राकेश तंवर जी प्रत्याशी हैं। तीसरी हमारी हिसार लोकसभा से है, वहाँ से हमारे जो है रमेश सरपंच प्रत्याशी हैं। फरीदाबाद की जो निर्णय है वो 21 तारीख को पलवल में लिया जाएगा। उस दिन एक महापंचायत है वहाँ पे, और हम लोग जो है उस दिन प्रत्याशी घोषित करेंगे। और अंबाला में हमारे क्योंकि सीट रिजर्व है, तो SC समाज के हमारे पास 3 प्रत्याशी हैं, जो उन तीनों में से किसी एक पर हम फाइनल जो है वो नॉमिनेशन से पहले कर देंगे। ऐसे ही हम लखनऊ से राजनाथ सिंह जी के भी खिलाफ जो है एडवोकेट पंकज जी हमारे वहाँ प्रत्याशी हैं, वो भी 26 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वहाँ बीजेपी हारे, कांग्रेस हारे, समाजवादी हारे, हमारा कोई सगा नहीं है। क्योंकि आज हम
बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस पे जाएंगे, तो कल को कांग्रेस ने भी हमारे साथ ऐसा कर सकती है। तो हम शर्तों पे किसी को समर्थन दें। अगर कोई हमारा अपमान करे तो हम समर्थन वापस ले लें। अगर कोई हमारे जो मुद्दे हैं उस पर, हमारे मुद्दों पर काम करने से मना करे तो हम समर्थन वापस ले लें। जैसे एनडीए है, एनडीए में आपने देखा कि ये इन्होंने दूरी बना ली थी अपना रामविलास पासवान जी के लड़के ने, जब चिराग पासवान जी ने, जब उनके मुद्दों पे बात नहीं हुई, आज लेकिन उनके वो तो साथ कह रहे थे हम तो एनडी के हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं, तो हम दूरी हो गए तो क्या हुआ, हम कुछ दिन रहे उनके लिए वनवास में रहे, अब वो वापस आ गए। हाँ, वही देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप मुद्दों के आधार पे किसी को समर्थन दोगे या लोगे तो उस पार्टी का, विचारधारा का, उस समाज का हमेशा भला होगा। यही कारण है कि देश में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल अलग अलग समाज के द्वारा या क्षेत्र के द्वारा बनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब डायरेक्ट वोट हम दे देते हैं तो वो 5 साल के लिए दे दिया जाता है। भाई, वोटर के पास 2 तरीके हैं वोट डालने के। एक, हमने वोट डाल दिया और उस पार्टी ने हमारे जो मुद्दे थे, समस्या थी, वो हल नहीं करी, तो हम सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि भाई 5 साल बाद दोबारा आना, तब तुझे बताएंगे। तो क्षत्रिय समाज की यही पोजीशन है कि 5 साल बाद आना, तब बताएंगे। लेकिन आज जो हमारे यादव भाई हैं या हमारे जाट भाई हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाए हुए हैं, तो हमारे जाट भाइयों ने, अभी जेजेपी है, उन्होंने मुद्दों के आधार पर हरियाणा में समर्थन दिया। जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अभी आरएलडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया, उन्होंने कहा भाई भारत रत्न दीजिए चौधरी चरण सिंह जी को, तो उनका मुद्दा पूरा हो गया, तो उन्होंने समर्थन दे दिया। तो जब आप मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे तो आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, और अगर आप ऐसे ही वोट दे देंगे तो आपको हमेशा धोखा मिलेगा। इसीलिए हमने अपनी पार्टी बनाई अब। जी, अच्छा, दूसरी बात, ये तो हुई राजनीति की बात। ये तो पता चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो फिर पता चलेगा कि राजपूत जो विरोध कर रहे हैं उनका परिणाम क्या आया बीजेपी को, या फिर सरकार किसकी बनी, कौन सीट से कौन जीता। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी वो आपकी एक जेल डायरी से, जो आप पहले ये बताइए कि जब आप जेल से फरार हुए थे, भागे थे, उसके बाद आप गए थे पृथ्वी राज चौहान के अस्थियां लाने अफगानिस्तान। जी, वहां से उनके अस्थियां लेकर आए। जी, और तो वो फिर क्या प्रोसेस रहा था, क्या कैसे गए थे, और उसके बाद हम फिर थोड़ा उस पर बात कर लेंगे कि जेल डायरी में क्या था नहीं था। लेकिन आप कैसे वो किया, आप हैं तो सीधे बात हो जाए, पता चले। और आप पे ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पे फिल्म भी बन रही है, शेर सिंह राणा, जिसके एक्टर है मुख्य भूमिका में विद्युत जामवाल, और हो सकता है कि इसी साल वो फिल्म भी रिलीज हो। तो रिलीज होगी तो आपको पूरी कहानी पता चली जाएगी, और जब अगर रिलीज होती है तो हम चाहेंगे कि शेर सिंह राणा जी फिर आएँ और हम आपको उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे उनके कास्ट के साथ। लेकिन फिलहाल आप बताइए कि नेपाल, बांग्लादेश, दुबई के रास्ते हुए आप अफगानिस्तान पहुँचे, कैसे? जी, देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था और मुझे वहाँ पर ये जानकारी मिली कि जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है। जूते चप्पल उनके ऊपर रखे जाते हैं, उनकी समाधि के ऊपर, मोहम्मद गौरी की जियारत करने से पहले। तो बड़े बड़े जो संगठन हैं, आरएसएस जैसे, वो आंदोलन चला रहे थे कि इनकी जो समाधि है वो वापस लाई जानी चाहिए। तो जब मैंने जेल में ये पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ, और मैंने कहा कि देखो, अब सरकार, अटल जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अटल जी ने ही सबसे पहले ये जानकारी दी थी देश को। जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने भी इच्छा रखी थी कि वो जो है उनकी समाधि पर जाएं, तौर पे अफगानिस्तान गए थे, लेकिन तब उनको जाने नहीं दिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने पार्लियामेंट में दी। तो मेरे मुंह से ये निकला कि अटल जी तो प्रधानमंत्री हैं और वो तो बड़े इसके, उनके दिल के करीब है ये मुद्दा, तो वो ज़रूर इनकी समाधि को वापस ले आएंगे। लेकिन जो मेरे साथ कुछ टेररिस्ट बंद थे उस समय, तो वो मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि राणा जी, ये तो हम ही हैं जो वहाँ से आके कुछ कर सकते हैं, आप तो आलू खाने वाले लोग हैं। और अब ये जब 800 सालों से नहीं कोई वहाँ पे गया तो फिर आप कैसे चले जाओ, मतलब सरकार भी नहीं ला पाएगी आपकी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो वो हंसने लगे कि भाई आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं और हम यहाँ से नहीं निकल पाते हैं, तो आप पहले यहाँ से निकल के दिखाइए। तो फिर मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ईश्वर ने ऐसा
माहौल क्रिएट किया और 17 फरवरी 2004 को मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हो गया। तो एस्केप होके, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी एक एस्केपिंग मानी जाती है, तिहाड़ से निकलने वाली, और मैं तिहाड़ से निकल के बांग्लादेश गया, वहाँ से दुबई गया, वहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचा और सबसे पहले मैंने खोजबीन की कि वो है कहाँ। तो मुझे अच्छा, एक सवाल पहले कि ये जो जेल से आप जब एस्केप हुए थे, वहाँ से भागे, तो ये क्या, वो वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है तिहाड़ में, कहाँ से, मतलब भारत के सबसे बड़े जेल। जी जी, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि जब ये डेस्टिनी होती है जीवन के अंदर, वरना ना तो मेरे अंदर कोई इतनी बुद्धि है, ना कोई सुपरमैन हूँ, लेकिन ईश्वर ने मेरे भाग्य में वो लिखा हुआ था कि मैं वहाँ से निकलूँगा, अफ़गानिस्तान जाऊँगा, और वो भी उस समय जाऊँगा जिस समय वहाँ का माहौल सबसे ज़्यादा ख़राब था। आज तो वहाँ कोई भी जा सकता है, क्योंकि आज तो कई लोग जो है वहाँ पे जाके जो है अपनी फ़ोटो भी खींचते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन उस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं था। और उससे पिछले अभी इतिहास आप देखेंगे तो 800 सालों में मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी कब्र की वीडियो बना के लाया, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो या हमारे चंद्र बरदाई जी हो या पृथ्वीराज चौहान जी हो। तो ईश्वर ने लिखा था, मुझे तिहाड़ से निकालना था, तो मैं निकला, बाहर निकल कर वहाँ गया। जाने के बाद कंधार, हेरात और वहाँ के कई इलाकों में मैंने खोजबीन की और पता चला कि गजनी के पास ये स्थान है। अब फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मोहम्मद गौरी के कब्र पर ज़ियारत करने से पहले जूते चप्पल वो उनके ऊपर रखते हैं। तो दुख हुआ मन को, और फिर मैंने अलग अलग प्लानिंग बनाई, उसमें कुछ प्लानिंग फेल हो गई, लेकिन मैं लगातार उसमें लगा रहा। और एक दिन मैंने उन दोनों कब्र को खुदाई करी। खुदाई करने के बाद कंकाल तो वहाँ पे नहीं मिला, लेकिन उनकी जो मिट्टी है उसको लेकर और जो कुछ अन्य सामान था उसको लेकर मैं भारत वापस आया। अब कुछ लोग कभी कभी, क्योंकि लोग हमारे देश में और विश्व में ऐसे होते हैं कि खुद कोई काम करना पड़े तो पता चलता है कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतिहास के हिसाब से कि भाई मोहम्मद गौरी की कब्र तो पाकिस्तान में है, या कहीं भी गूगल में ये भी आ जाता है कि भाई पृथ्वीराज जी को तो इधर ऐसे कर दिया था, वहाँ ले नहीं गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखिए, हमारी जो भावना थी, हमारी भावना थी कि हमारे महापुरुष का अपमान हो रहा है, तो हम उस भावना के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पर ऐसा बोला सुना जाता था, और हमने अपने जीवन को पूरा खतरे में डाल के उसको, उनके मिट्टी को वापस लेकर आए, गंगा जी में प्रवाहित किया। तो हमने हमारी भावना राष्ट्रभक्ति की थी और हमने उस पर किया। अभी कई लोग जो बोलते हैं कि भाई वो तो थी नहीं थी, मेरा उनसे प्रश्न है कि अगर मान लीजिए मोदी जी हैं और आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, या आप हैं, मैं आपके पिताजी की फ़ोटो यहाँ पे रखता हूँ नीचे और उसके ऊपर जूता रख देता हूँ, तो ऐसा करने से आप मुझे रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? बताइए। रोकेंगे नहीं, लेकिन मैंने तो आपके पिता के सिर्फ फोटो पे ही तो पैर रखा, आपके पिताजी के ऊपर तो नहीं रखा। नहीं, वो तो सबकी श्रद्धा होती है। वैसे में भगवान की कोई फोटो रख दे तभी तो फिर विवाद होता है अभी जो। हाँ, तो जो लोग काम में कमी निकालते हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर किसी देश ने, किसी कबीले ने हमारे सम्राट को, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, अगर उनको कब्र बना के, या उनकी है या नहीं है इस डिस्कशन में हम बाद में जाएं, लेकिन उसको मान के उसके ऊपर जूते चप्पल रख रहे हैं, तो हमें उसको भी तो ख़त्म करने के लिए विचार करना चाहिए ना भाई। जैसे हम फोटो पे पैर रखेंगे तो हटाएंगे ना उनको। तो हमने अपना काम किया और उनकी जो मिट्टी थी उसको वापस लेकर आए वहाँ से। और इस पूरी एपिसोड पर ही, जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, सन 2006 में जब ये कार्य संपन्न हो गया तो मैंने वापस जेल में सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद जो है मैंने एक किताब लिखी जिसको इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिल के पब्लिश किया, जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक, जो कि बेस्ट सेलर बुक है। उस पर ये फिल्म बन रही है शेर सिंह राणा, लेकिन इसमें जो एक्टर हैं वो चेंज हो गए हैं, चेंज हो गए। हाँ, वो चेंज हो गए हैं, और जो हुए हैं अभी नए जो हुए हैं उनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट विद इन 15 डेज होगी।
तो वैसे कौन है, यही तो कर दीजिए। नहीं, आप इसीलिए राज से। मैं उसका मतलब अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। उसकी अनाउंसमेंट जो है, जो फिल्म बना रहे हैं, जो स्टूडियो उसमें इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टर कौन साहब है इन्वॉल्व है, उसमें? डायरेक्टर कौन है? श्री नारायण सिंह, जिन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और मीटर चालू बत्ती गुल जैसी फिल्में बनाई हैं। तो श्री नारायण सिंह जी इसमें डायरेक्टर हैं और वही अपने मुंह से पोस्टर तो सर विद्युत जामवाल के शेयर कर रहे हैं अभी। हाँ, बट वो पोस्टर जो है वो 2 साल पुराना है और शायद कुछ विवाद हुआ था उसके बाद उसमें। नहीं, वो तो अलग देखिए, फिल्म में तो आजकल तो लोग जानबूझकर विवादित कर देते हैं कि फिल्म जो है चले, लेकिन वो तो मतलब आपस का जो देखिए क्या होता है, कभी एक्टर के पास टाइम नहीं होता। तो एक्टर क्या साउथ के हैं या नॉर्थ बॉलीवुड के? नहीं, प्योर बॉलीवुड के एक्टर हैं और आपके नॉर्थ इंडिया के ही हैं और बड़े मशहूर एक्टर हैं। आपको जल्दी उनका नाम सुनने को मिलेगा। पंकज त्रिपाठी भी रहे क्या? नहीं, मतलब अच्छे पंकज जी भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, बट वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और अभी बड़ी अच्छी उनकी मूवी रिसेंटली ही आई है, रिलीज हुई है अभी थोड़े दिन पहले। कौन से? बस अब आप अंदाजा लगा लीजिए, सबसे रिसेंटली उनकी अभी सबसे चर्चा में उन्हीं की फिल्म है अभी पिछले 1 महीने के अंदर। मनोज वाजपेयी तो चर्चा में है, नहीं तो पंकज त्रिपाठी है। नहीं, 1 महीने के अंदर किस किस एक्टर की फिल्म आई है और बड़ी चर्चित फिल्म आई है, तो आप बस उसके अंदाजा लगा लीजिए। आपके दर्शक लगाएंगे ना कमेंट्स में कि कौन से एक्टर हैं। लगा के आप भी बताइए कि कौन से अभी 1 महीने के अंदर आए हैं और जो विद्युत जामवाल चेंज हुए हैं तो कौन से एक्टर को ये रोल दिया जाएगा। फिलहाल ये बताइए कि वो जो जब अस्थि लाए थे तो गाजियाबाद के पिलखुआ में माँ के साथ ऐसे उनके मंदिर भी बनवाए गए? नहीं, देखिए, वो जो उनकी जो मिट्टी में लेकर आया था और जो अन्य सामान था, वो मैंने एक सामाजिक संगठन के सुपुर्द कर दिया था। तो उन लोगों ने मैनपुरी जो जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक बेवर क्षेत्र है, वहाँ पे एक स्मारक बनाया और वो सारा सामान चबूतरे के रूप में और वो उसके अंदर उन्होंने रख दिया। ये जो मंदिर वाली है, ये विकिपीडिया में आती है, गलत इन्फॉर्मेशन। मतलब देखिए, यही होता है जब आप सामने लोगों से बात करते हैं तो ये खुल के आता है। सभी जगह पे आप जब खबर देखेंगे तो ये लगेगा कि गाजियाबाद के पिलखुआ में अपनी माँ के सहायता से वहाँ पर मंदिर बनाया गया, जबकि खुद कह रहे हैं कि वहाँ नहीं बना। जी। अच्छा, चलिए एक और जो रहा, अगर उसका जिक्र ना करें तो हमें भी वो रहेगा कि आप उत्तराखंड के जन्मे हैं, उत्तराखंड में जन्म हुआ और 2001 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से आप जेल में रहे करीब 10 साल तक। जी, 13 साल 13 साल तक जेल में रहे। उसमें ये था कि दिल्ली में सरकारी आवास पर जाकर इन्होंने फूलन देवी को गोली मार दी थी। तो ये क्या वाकया था, आप संक्षिप्त में बताएं कि ऐसा क्या हुआ था, उसका क्या सजा मिली, कितने दिन क्या हुआ, केस का भी अपडेट बताइए कि क्या है केस अभी। जी। देखिए, फूलन देवी के हत्या में मेरा नाम आया जिस 2001 में, और उसी के कारण मैं तिहाड़ जेल में गया और इसमें 11 लोग पुलिस ने जो है एक्यूज बनाए थे, 12 लोग बनाए थे। 12 में से एक की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, और 11 में से 10 लोगों को जो सेशन जज हैं, जो मतलब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बोलते हैं उनको, लोअर कोर्ट, तो उन्होंने जो है 10 लोगों को एक्यूटल कर दिया था, बरी कर दिया था। मुझे उन्होंने अकेले को सजा दे दी थी सन 2014 में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में मैं गया सजा के खिलाफ कि भाई आपने सभी को छोड़ दिया तो मुझको क्यों आपने सजा दे दी, क्योंकि फाइल तो सभी की एक जैसी है। तो उसकी अपील मेरी पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और 2016 में मुझे इसी ग्राउंड पर बेल मिली कि 10 लोग एक्यूटल हो चुके। तो मेरा रोल तो एक्चुअली उसमें है नहीं, जो अगर हम फाइल पर जाएंगे, मेरिट पर जाएंगे तो वो बनती नहीं थी, लेकिन खैर जैसे मैंने बताया, भाग्य ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैं इसमें 13 साल तक जेल में रहा, तो करीब करीब मैंने अपना जीवन का जो सज़ा बनती है वो पूरी कंप्लीट कर ली। तो मेरे भाग्य में थी वो जेल, वरना मेरे परिवार ने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे परिवार में ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, लेकिन क्योंकि कि मेरे भाग्य में जेल लिखी थी तो सन 2001 में वो मुझे काटनी पड़ी। फूलन देवी जो उनकी हत्या है, देखिए उनकी जो सगी बहन है मुन्नी देवी, उन्होंने कोर्ट के अंदर भी और मीडिया के सामने भी
हजारों बार कहा है कि शेर सिंह राणा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही दूसरे विटनेसेस जो हैं उन्होंने भी कोर्ट में यही बात बोली है कि शेर सिंह का केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शायद प्रेशर रहा होगा तो उसमें इसीलिए सज़ा भी हुई। लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वो बड़ी कोर्ट हैं और वो जब अपने गद्दी पर बैठते हैं, सीट पर बैठते हैं, तो वो भगवान का रूप है हमारे लिए। तो मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। फूलन देवी के लिए कई लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि भाई आपके मन में उनको लेके क्या विचार आता है, अच्छा बुरा। देखिए क्या है कि जो चला गया उसके लिए कोई ख़राब शब्द बोलना या उसकी कोई लिए बुरा बोलना मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे हम सामाजिक रूप से देखते हैं कि भाई ये बोला जाता है कि भाई फूलन के साथ बहुत अत्याचार हुए, उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, उनके पति ने उनके साथ रेप कर दिया, अधेड़ पति था उनका, उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया, डाकू उनको उठाकर ले गए, फिर डाकुओं ने उनके साथ गलत काम किया, रेप किया। और इन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया। ये उनका पूरा जीवन का घटनाक्रम बोला जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये देश से पूछना चाहता हूँ कि छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, तो शादी क्या ठाकुरों ने की? वो तो उनके माता पिता ने की, उसके जिम्मेदार उनके माता पिता हैं। उनका पति ने जो अधेड़ उम्र का था, छोटी बच्ची से रेप किया, तो उनका पति तो उन्हीं के समाज का था, माता पिता ने उससे शादी की थी, उसके जिम्मेदार भी उसका पति और उसके माता पिता हैं। ज़मीन पर कब्जा किया उनके, तो वो उसके सगे जो चाचा थे उसके बच्चों ने कब्जा किया, वो भी उनके पारिवारिक प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से वो जेल भी गई पहली बार। फिर जो है डाकू विक्रम मल्ला जो था वो उनको उठाकर ले गया, तो वो भी उन्हीं के समाज का जो है डाकू था, और डकैत भी उसने विक्रम मल्ला ने उनको बनाया। तो इसमें ठाकुरों का क्या रोल है? दूसरी बात ये बोलते हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ, रेप किया गया और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए 22 लोगों की हत्या कर दी। मेरा आपके माध्यम से पूरे देश को ये चैलेंज है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो जो उन्होंने जिन लोगों की हत्या की है उनमें कोई जो है डाकू हो या कोई जो है रेपिस्ट हो, तो मैं अपने पास से उसको 50 लाख रुपए दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए पहली बात तो यह है कि 22 लोग नहीं मरे थे, 20 लोग मरे थे, और मरने वालों में सभी ठाकुर नहीं है। मैं आपको नाम बता देता हूं जो अन्य कास्ट के लोग हैं। एक का नाम है राम अवतार कठेरिया जो कि दलित समाज से है, एक का नाम है तुलसी राम मौर्य जो कि पिछड़ी जाति से है, एक का नाम है नज़ीर खान जो कि मुस्लिम है, और दूसरे लोग ठाकुर हैं। तो 20 लोग मरे हैं जिसमें सभी जाति धर्म के लोग मरे हैं। सभी लोग मजदूर थे या तो जो है किसान थे। तभी तो आप सोचिए एक लॉजिक की बात, अगर आप 20 डकैतों को मारेगा कोई दूसरा गैंग, तो क्या वो डाकू खाली बैठकर वहाँ पर जो है मतलब क्या डपली बजा रहे थे? भाई उनके हाथ में भी हथियार होते, वो भी फूलन के गैंग के ऊपर 1-2 गोली तो चलाते। जब आदमी मरता है तो कुछ तो करता है। तो ऐसा क्या हुआ कि 20 लोग मर गए और फूलन के गैंग का एक भी व्यक्ति को खरोच भी नहीं लगी? ये इसलिए हुआ। आरोप तो ये लग रहा था ना कि वो 20 लोग मरे, उसके बाद आप बदला लेने के लिए उनको मार दिए थे। नहीं, देखिए आरोप इसको जो पुलिस होती है उसको तो कोई स्क्रिप्ट, कोई स्टोरी बनानी ही होती है। मैंने सिर्फ ये कहा कि फूलन से जो लोग सहानुभूति रखते हैं, देखिए अगर फूलन के साथ जिन्होंने गलत किया, अगर फूलन उनके साथ गलत करती, बदला लेती उनसे, तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता था। लेकिन ये जस्टिफिकेशन गलत है कि मतलब किसी ने गलत किया और आपने किसी और के साथ उसकी हत्या कर दी। ये तो ऐसे ही है कि आप मान लीजिए यहाँ नोएडा में 10 मंजिल की बिल्डिंग में रहते हैं और मान लीजिए 4th फ्लोर वाला कोई गलत प्रवृत्ति का है और दूसरी कॉलोनी में गया और वहाँ पे किसी की लड़की को छेड़ के आ गया और उसके भाई परिवार के लोग आए और वो 4 नंबर फ्लोर वाला तो मिला नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। तो आप बताइए ये सही है क्या? भाई फूलन ने जिन डाकुओं ने उसके साथ गलत किया था, फूलन जब उस गांव में गई उन डाकुओं को मारती। भाई जब डाकू अगर आपको नहीं मिले तो क्या आप गांव वालों को मार देंगी? तो ये गलत है। कई लोग अच्छा, ये आप भी जब जेल से आए तो आप बोले कि न्याय नहीं मिला हमें, तो ये कैसा न्याय था? आप कोई न्याय की भी बात कर रहे थे जब एक इंटरव्यू में आपने बताया कि अभी तक न्याय नहीं मिला मुझे।
नहीं देखिए, मैंने नहीं वो इंटरव्यू में न्याय की बात थी कि अभी वो जो भेमई कांड है जो फूलन ने किया था, भेमई कांड है। हाँ भेमई कांड उसको बोलते हैं, तो उसमें अभी 44 इयर्स के बाद 44 साल के बाद अभी पिछले महीने फैसला आया है। तो उसमें जो एक डाकू था फूलन के गैंग का, उसको आजीवन कारावास की सजा दी है, क्योंकि फूलन भी देहांत हो चुका है, बाकी जो दूसरे डाकू थे वो लोग भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो 44 साल के बाद आप फैसला दे रहे हैं तो ये न्याय तो हुआ नहीं। दूसरी बात है कि वो जो दलित समाज के जो मैं बता रहा हूँ, जो पिछड़े और मुस्लिम भाई है, वो क्या है मजदूर थे। तो मैं उनकी फैमिली मेंबर से, पहले तो मैं उनको जानता नहीं था उन लोगों को, लेकिन जो है एक कार्यक्रम के दौरान मेरी उन सबसे मुलाकात वहाँ पर हुई। तो वो लोग इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा कि जब भेमई कांड हुआ तो क्या आपको सरकार ने कोई सहायता दी, तो मेरे को नज़ीर खान के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने बताया कि भाई एक सिलाई मशीन दी थी और जो है 100 रुपये दिए थे। तो आप बताइए कि जो डाकू हैं, जो फूलन देवी है, जब उन्होंने सरेंडर किया तो आप उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, आप उनको ज़मीन दे रहे हैं, तो आप उनको तो सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की उन्होंने बेकसूर लोगों की हत्या करी, उन लोगों को आप एक सिलाई मशीन में टरका रहे हैं। तो उन लोगों ने, इन सभी लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग में, और जो एससी समाज का था उसने एससी एसटी आयोग में, और जो ये अपना तुलसीराम मौर्य है, इसने पिछड़े आयोग में एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई डाकुओं ने हमारे परिवार के इस व्यक्ति की हत्या की थी और आप हमें जो है 10-10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए, जिससे हम भी पालन पोषण कर सकें ठीक से, क्योंकि 44 साल से हमारा इस केस की पैरवी करते करते आर्थिक कमजोर भी हुए हैं और हम किसी काम के भी नहीं रहे। तो चलिए, ये थी शुरू से लेकर आपको राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रमुख से बातचीत। शेर सिंह राणा जी हमारे साथ थे और इनसे हमने विस्तार से बातचीत किया, पार्टी से लेकर, आपकी पार्टी शायद 2018 में आपने गठित किया, उसके बाद इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, और इनसे, इनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियों के साथ राजनीति से लेकर पर्सनल लाइफ तक हमने विस्तार से बातचीत की। इसके बाद जो फिल्म की बात हुई है, फिल्म रिलीज होती है, उसमें जो अभिनेता हैं वो बदल दिए गए हैं, तो अब जो नए अभिनेता हैं उनका चुनाव अगर होता है और अनाउंसमेंट की जाती है, उसके बाद जैसे ही इस स्क्रिप्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर शेर सिंह राणा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ पूरी टीम के साथ, और हो सके कि आप यहाँ उनसे बातचीत कर सकें तो आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप इनकी पूरी कहानी सुने, समझे। लोकसभा का चुनाव है, आप चुनाव में वोट किसी भी पार्टी को दीजिए, सोच समझ लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगा तब भी हमें, और कोई सवाल रह गया हो तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल न्यूज़ तक में आने के लिए शेर सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।